हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। इससे पहले हम 71 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए, या यूपीएचईएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस, या कोई भी एग्जाम जहाँ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज को हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि तमाम सारे एग्जाम्स को कवर किया जा सके, और साथ ही साथ हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि तमाम सारी जो जानकारियां हैं जब एग्ज़ाम में आती हैं तो क्वेश्चन जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं वो तो कुछ ही होते हैं, और नए क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उसमें हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी बाइलिंगुअल है, ताकि आप कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश के ही टर्म को इंग्लिश देवनागरी लिपि में तो लिख दिया जाता है, लेकिन वो इंग्लिश के ही टर्म होते हैं, तो इंग्लिश में भी मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ कई बार इंग्लिश के जो टर्म होते हैं वो लैटिन ओरिजिन या इस तरह के ग्रीक ओरिजिन या इस तरह के होते हैं, तो उसका अगर हिंदी वर्जन आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, इससे पहले हम पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम ऑफलाइन भी आ चुके हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे लखनऊ ब्रांच में, और ऑफलाइन को क्लासेस भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग 41 नंबर क्वेश्चन है। पॉलिटिकल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन इन एनी सोसाइटी थ्रू विच बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव एलोकेशन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। To which political scientist would you attribute this statement? राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतः क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण एवं निराकरण होता है। ये शब्द किस राजनीतिक शास्त्री के हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, डेविड ईस्टन है, डेविड हेल्ड है, गैब्रियल एलमंड है, कार्ल ड्वेच है। तो डेविड ईस्टन, डेविड हेल्ड, गैब्रियल एलमंड, कार्ल ड्वेच, तो इसमें से कौन है जो इस तरह की बातें कहते हैं? अब यहाँ पे आपको देखना होगा पॉलिटिकल सिस्टम की बात। पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली सिस्टम, ये सब बातें कौन करता है? अगर हम सिस्टम की बातें किस में ज़्यादा होती हैं, वो सिस्टम थ्योरी में। सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ पॉलिटिक्स की चीज़ें नहीं इफेक्ट करती, बल्कि इकोनॉमिक्स हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी को सिर्फ हमारा खाना इफेक्ट नहीं करता, एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, म्यूज़िक बज रहा लाउड की क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसी तो पॉलिटिकल सिस्टम भी एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम थ्योरी की बात कौन करता है? तो इसका अगर हम देखें तो सबसे फेमस नाम कौन है? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन इसका सही आंसर है। और डेविड ईस्टन जो है सिस्टम थ्योरी को लाते भी एक तरह से प्रोपाउंडर भी माने जाते हैं, और इनकी जो बुक है पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में लिखी इन्होंने। इसमें काफ़ी डिटेल भी ये बताते हैं किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, और बाद में ये प्रोपाउंडर बनते हैं बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट के भी, और इसी के साथ पोस्ट बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट के भी। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के ही जनक माने जाते हैं। तो डेविड ईस्टन इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं। Which is not an intellectual foundation stone of behaviorism according to डेविड ईस्टन? तो हमने बताया भी व्यवहारवाद जो है उसके जनक डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि क्या चीज़ें इसमें नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताया था कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की बात की थी। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरिज्म, इसमें क्या क्या चीज़ें? तो इन्होंने 8 चीज़ें दी थी। क्या? रेगुलरिटीज़ बार बार होना चाहिए, वेरिफिकेशन कि उसका वेरीफाई किया जा सके, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज़, नैतिकता, सिस्टमाइजेशन, व्यवस्था, प्योर साइंस, और एंड इंटीग्रेशन।
तो ये प्योर साइंस की तरह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें क्या है, रेगुलरिटीज़ हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, टेक्निक हो गया, पावर नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के लिए पावर की जरूरत नहीं है। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, ये सारी चीज़ ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का जो व्यवहारवाद जो है उसके लिए। तो व्यवहारवाद में इन्होंने वैल्यू भी रखा है और क्या कहते हैं, ये वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ सालों बाद इनको समझ में आता है कि ये इसी के समय अगर प्योर साइंस की तरह नहीं देख सकते या वैल्यू न्यूट्रल होकर नहीं देख सकते, अगर हम किसी भी चीज़ को नैतिकता से परे कर देंगे तो वो किस तरफ जाएगी पता नहीं होता। तो इसलिए जो उत्तर व्यवहारवाद आया, जो पोस्ट बिहेवियरिज्म आया, तो वहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है। सिस्टम थियोरी, डेविड डिस्टन जुड़े हुए हैं, बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, इन सारी चीज़ों से डेविड डिस्टन का वास्ता है। और इंटेलेक्चुअल जो है, बौद्धिक जो आधारशिला है, वो 8 चीज़ों पे बेस्ड थी, इसे हमने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं, 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? So 43rd number, the main characteristics of the traditional approach of political science was, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण था। परंपरागत मतलब जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, और शुरुआत को अगर हम देखें जो प्लेटो अरिस्टोटल के समय था या उसके बाद तक काफ़ी हद तक रेनेसां पीरियड से छोटे या मॉडर्निज्म आने से पहले जो अप्रोच था राजनीति शास्त्र का, वो परंपरागत अप्रोच था। जैसे अभी सिस्टम अप्रोच आ गया, ये सब मॉडर्न अप्रोच है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच या पोस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, ये सारे चीज़ जो मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। ऑब्वियसली पोस्ट मॉडर्न तो मॉडर्न से भी आगे हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू फ्री स्टडी क्या बात कर रहे हैं कि मूल्य मुक्त अध्ययन या नैतिकता फ्री जो होता है, इंस्टीट्यूशनल स्टडी संस्थागत अध्ययन, एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मैथडोलॉजी वैज्ञानिक प्रविधियों पर बल, तुलनात्मक अध्ययन। अगर हम देखें तो सबसे जरूरी चीज़ है, अगर देखें तो ये बदल भी सकते हैं जो ऑप्शन है, इसलिए आपको ध्यान से एक एक वैल्यू फ्री नहीं होता कि हमेशा नैतिकता या मूल्य पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वो फोकस करता है, तो वैल्यू फ्री तो नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब स्टेट या जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी हो गया, या इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, ऑब्वियसली करता है। एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मैथडोलॉजी, अब लेकिन साइंटिफिक मैथडोलॉजी उतना थी नहीं उस समय शुरुआत में, तो ये नहीं होगा। कंपैरेटिव स्टडी भी है, तो उस समय कुछ हद तक कंपैरेटिव स्टडी एरिस्टोटल भी शुरू करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सोर्सेज लिमिट होते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी भी उतना फ्रूटफुल नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा? संस्थागत अध्ययन। इसमें क्या हो गया कि राज्य का या जुडिशरी का या लेजिस्लेचर का या इवन जनता का जो आइडिया है वो किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की। या धर्म का, क्योंकि धार्मिक राज्य भी हुआ करते थे उस समय, तो इन सब चीज़ों के अध्ययन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फेमस बुक टाइटल ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वॉज ऑथर्ड बाय, ये देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अगर हम पिछले 10 क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए होंगे तो उन 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर कम से कम 4 या 5 बार आ चुका है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है। तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और कई बार बता चुके हैं, इसलिए फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से है। हैरोल्ड लास्की इसका सही उत्तर होगा। हैरोल्ड लास्की जो है ब्रिटेन की लेबर पार्टी के जो है सेक्रेटरी भी रहते हैं, मार्क्सिस्ट हैं एक, और साथ ही साथ ब्रिटिश जो है ब्रिटेन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। और इनका कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल है भारत की आज़ादी में भी, क्योंकि ये लेबर पार्टी के जब सेक्रेटरी रहते हैं तो उस समय ये डिक्लेयर करते हैं कि हम भारत को ज़बरदस्ती इम्पीरियलिज्म के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकते। अगर वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं तो हमको भारत को छोड़ देना चाहिए, और लेबर पार्टी का ये एजेंडा बनता है। बाद में इसी पे एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा जाता है, क्लेमेंटली चुन के आते हैं, और
पार्लियामेंट के अंदर पास करवाते हैं कि हम भारत को आज़ाद करेंगे। तो एक बड़ा, क्योंकि बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे तो इस चीज़ों को समझते थे कि किस तरह से ब्रिटेन खुद अपनी गलतियों को भी समझते हैं कि हम इम्पेरियलिज्म कर रहे हैं, छोटे जो कमज़ोर, छोटा तो नहीं कमज़ोर देश हैं उनको ज़बरदस्ती अपने में मिला के नहीं रख सकते, वहाँ की अगर जनता नहीं चाहती है। तो आगे बढ़ते हैं, 44 के बाद 45 में देख लेते हैं। Who said state is individual writ large? ये क्वेश्चन भी अगर 10 में से हम कम से कम 3-4 बार तो आ ही चुका है कि कौन कहता है कि स्टेट इज इंडिविजुअल writ large, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। हिंदी वाले ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखें, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इंग्लिश वाले स्टेट इज इंडिविजुअल्स writ large। तो आप सबको मालूम ही होगा सोक्रेटिस है क्या, सिसरो है कि अरिस्टोटल है कि प्लेटो है। तो सही आंसर क्या है? प्लेटो। प्लेटो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि व्यक्ति जिस तरह का हो उसी तरह से राज्य अपने आप ही बृहद रूप होता है। जैसा व्यक्ति का कैरेक्टर होगा, अगर लोग अनैतिक होंगे तो राज्य अपने आप भी अनैतिक या इमोरल हो जाएगा। लोग अगर इफ पीपल आर फोकसिंग ऑन देयर ओन ड्यूटी दैट स्टेट विल बी आइडियल, कि अभी सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे तो आइडियल स्टेट होगा। और उसके लिए उन्होंने जो हमने बताया भी है इससे पहले कि जो क्लास डिवीज़न कर देते हैं कि फिलोसफर की जो होगा वो रूल करेगा, बाकी लोग अपना अपना काम करें। तो सही आंसर प्लेटो, क्योंकि प्लेटो हमेशा व्यक्ति को ही मानते हैं कि व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल्स आइडिया ऑफ लिबर्टी वॉज। जॉन एस मिल का स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का था? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल से क्वेश्चन आते हैं, लगातार आते हैं, और इनसे क्वेश्चन के साथ खेलने का मौका मिलता है कि अलग अलग आइडिया है इनका। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में तो आप उनको गलत समझ लेंगे। तो क्या है उनका आइडिया? पॉजिटिव है, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो क्या हो सकता है जॉन स्टुअर्ट मिल का आइडिया? तो जैसा मैंने बताया कि जॉन स्टुअर्ट मिल थे तो यूटिलिटेरियन, या हम कहेंगे उपयोगितावादी। तो उपयोगितावादी तो है, लेकिन साथ ही साथ इनका जो आइडिया है वो बहुत लिबरलिज्म या उदारवाद के बहुत करीब है। और उदारवाद के जो कह सकते हैं एक तरह से जनक के रूप में ही जाने जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को खुद है यूटिलिटेरियन बोलते हैं। और अगर हम उदारवाद के जो लॉक का आइडिया है या दूसरे जो थिंकर्स हैं उनका आइडिया देखें तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। और मॉडर्न जो लिबरलिज्म है वो तो इनको काफ़ी फिट करता है कि वो कहते हैं कि नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, की आदमी खुद अपने आप में स्वतंत्र है, समझदार है, वो अपना भला बुरा कुछ सोच सकता है। जब तक कि वो दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा है तब तक उसके ऊपर न स्टेट या सोसाइटी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के ऊपर भी उसका कंट्रोल है, वो चाहे तो जिए चाहे तो मर जाए, या वो ज़्यादा दारू पिए या कुछ भी करे, वो उसका ऊपर है, अनटिल कि वो पब्लिक प्लेस पे या किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ तक का उनका उदारवादी आइडिया था। और इस तरह के आइडिया जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में या लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में हम इस तरह की लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, नकारात्मक लिबर्टी कहते हैं। तो सकारात्मक लिबर्टी क्या होगी या पॉजिटिव लिबर्टी क्या होगी? तो पॉजिटिव लिबर्टी होती है जहाँ पे स्टेट या एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन प्रमोट भी करे उस तरह की चीज़ें कि हम आइडियल स्टेट जो चाहते हैं। मान लीजिए लोग पढ़ने के लिए है कि अब उसकी पढ़ने की मर्जी है, पढ़े, हमने स्कूल खोल दिया, टीचर रख दिया, अब पढ़ने की मर्जी हो तो पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। इस तरह की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक। अगर हम इनको मोटिवेट भी करें, इनको इंसेंटिव्स भी दें, जैसे भारत में मिड डे मील मिलता है, तो वो जो काम है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव लिबर्टी की स्वतंत्रता तो है। जैसे आपको रात में घूमने की स्वतंत्रता तो है, दैट इज नेगेटिव लॉ लिबर्टी। बट अगर सिक्योरिटी ना हो तो कोई आपको लूट ले, कोई परेशान करे तो क्या होगा? तो आपको टेक्निकली तो लिबर्टी है, लेकिन
वास्तविकता में लिबर्टी नहीं है। जब वास्तविकता में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, आपको वो चीज़ें दी जाए जो आप करना चाहते हैं उस फ्रीडम को अवेल करने के लिए, तब उसको पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेगेटिव लिबर्टी, J.S. मिल का लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ जाते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द आइडिया दैट स्टेट इज टू हिंडर द हिंड्रेंस बिलोंग्स टू। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव लिबर्टी की बात की, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की। अब यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी की बात हो रही है। तो पॉजिटिव लिबर्टी की बात कौन करेगा? J.S. मिल तो हमने हटा दिया। पॉजिटिव लिबर्टी की बात अगर हम और दो हटा दें तो ये जो है आइडियल थिंकर है, या लिबर्टी को उस तरह से ये भी नेगेटिव लिबर्टी को देखते हैं कि ऐसा नहीं कहते कि स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, तो ये चाहते हैं कि स्टेट इंटरफेयर करे, तो लिबर्टी में बिलीव नहीं करते। कार्ल मार्क्स का आइडिया आप सभी जानते हैं, कम्युनिज्म का आइडिया है, सोशलिज्म का आइडिया, साइंटिफिक सोशलिज्म का आइडिया है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया, ये तमाम सारे आइडिया जो है इनसे जुड़े हुए हैं। तो बच्चा कौन? T.H. ग्रीन। T.H. ग्रीन, अब इनका आइडिया क्या है? ये पॉजिटिव लिबर्टी, J.S. मिल जिसको कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, राज्य उसमें इंटरफेयर न करे या कोई एजेंसी इंटरफेयर न करे। T.H. ग्रीन का आइडिया जो है, क्योंकि उसी समय सोशलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और उन्होंने सोचा कि अगर पूंजीवाद अपने आप को सुधार नहीं लाता है तो सोशलिज्म उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन उससे उन्होंने क्या किया कि आइडिया दिया वेलफेयर स्टेट का, कि राज्य जो है वेलफेयर भी करे। कोई व्यक्ति अगर नहीं कमा पा रहा है और अपने लाइफ को सही ढंग से नहीं जी पा रहा है तो राज्य उसको प्रमोट करे, उसको समझाए कि किस तरह से कमाया जा सकता है। और अगर नहीं, जैसे किसी के पास जॉब नहीं है तो एक अगर भारत में ही देख लें तो तमाम सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। अब इसका मतलब है कि जॉब करना नहीं चाहते या मिल नहीं रही। तो एक आइडिया हो सकता है कुछ लोग नहीं करना चाहें, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो करना चाहती है लेकिन उसको मिल नहीं रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको जॉब प्रोवाइड करके वेलफेयर का काम करेगी। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लिबर्टी। और इसी का काम है टू हिंडर द हिंड्रेंस, बाधाओं में बाधा करने के लिए। ये राज्य क्या है? बाधा तो है कि बेरोजगारी एक बाधा है, लेकिन उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य होता है कि अगर हम वैसे ही छोड़ दें, जंगल में की तरह छोड़ दें, या जैसे हम जहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट ही ना हो, तो क्या होगा? रोजगार मिल जाए, जिसको मिल जाएगा, नहीं मिले ना मिले, किसी की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं। लेकिन जैसे हम राज्य लाते हैं कि बाधा क्या है? बेरोजगारी एक बाधा है, और उस बाधा को बाधित करना, कि बेरोजगारी को रोक दिया जाए, ऐसे ऐसे काम किए जाए जिससे नए रोजगार प्रोवाइड हो जाए और लोग जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो या किसी भी चीज़ का फ्रीडम को ही हम देख लें तो उसको फ्रीडम रियल सेंस में एक्सरसाइज करने के लिए जो है वो मिसक्रिएंट जो हैं, जो गलत तत्व हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, उनको पकड़ लें, जेल में डाल दें तो सही हो गया। तो बाधा क्या है? हवाई रात में घूमने के लिए बाधा क्या है? तमाम सारे महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए भारत में तो महिलाएं रात में इसलिए भी नहीं निकलती, उनको डर लगता है। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कमज़ोर हैं या उनको अंधेरे से डर लगता है या रात में उनको निकलना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन क्या होगा कि बाधाएं हैं, जो मेल होंगे या जो गुंडे बदमाश होंगे या नॉर्मल आदमी भी अंधेरे का फ़ायदा उठा के अगर कुछ करता है, तो अगर उन लोगों को पनिश कर दिया जाए तो फ्री हो जाएंगे कि आराम से कभी भी घूमें रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जबरदस्ती नहीं, लेकिन कभी भी जब मन करेगा तो घूम सकते। तो हिंडर द हिंड्रेंस कौन किसका आइडिया है? ये T.H. ग्रीन का आइडिया है। तो आइडिया आगे बढ़ाते हैं, 47 के बाद 48 पे आते हैं। आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी हिंदी में इसको क्या कहेंगे? लोकप्रिय संपूर्णता का विचार किससे संबंधित है? जॉन लॉक से, T.H. ग्रीन से, हॉब्स से, रूसो से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि रूसो जो है वो किसकी बात करते हैं? जनरल विल की, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा क्या है? ऐसी इच्छाओं का समूह जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तमाम सारे लोगों की ऐसी इच्छा है
जिसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक जनरल एग्रीमेंट हो, ये तो होना ही चाहिए। जैसे पीस, सभी ने बोला ना, पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो, कौन ये कहेगा कि नहीं रात में लूटमार होनी चाहिए या रेप होना चाहिए, छेड़छाड़ होनी चाहिए, कौन ऐसा होगा? तो इस पे सब लोग एग्री हैं, यही जनरल विल है, और इसको ही और ये कैसे डिसाइड होगी? सभी के आपस में बात करके। तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया, और हमने आपको बताया भी इससे पहले भी, स्विट्जरलैंड जैसी जगह पे जहाँ पे पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, कैसे सभी लोग एक जगह के इकट्ठा हो जाते हैं, वो लोग आपस में बात करके, क्योंकि अलग अलग जगह पे जैसे ही हम लोकेशन चेंज करते हैं, ज्योग्राफी चेंज करते हैं, वहाँ की समस्याएं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, इसलिए वहाँ के लोग ही बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड में जैसा होता है, और तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे जो एरिया होता है वो आपस में एक स्टेडियम में मिल जाते हैं, वहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं। और हमारे यहाँ तो उस तरह के कई स्टेडियम भर जाएंगे, तो भी एक तरीका है, लेकिन आजकल ऑनलाइन होने से हो सकता है कि जो हमारी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग ही रूल करें। तो लोकप्रिय संप्रभुता किससे? 48 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रूसो। आगे बढ़ते हैं 48 के बाद 49 पे जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु सेड फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी। अब ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया कि कौन कह रहा है कि परिवार ही केवल एक जो है नेचुरल सोसाइटी है, नैसर्गिक समाज है। यहाँ पे अगर देखें तो फिर से वही सिंपल है, कहते हैं इसका आंसर रूसो, क्योंकि रूसो बोलते हैं कि एक नेचुरल सोसाइटी से परिवार है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, विलेज बनाए, टाउन बनाए, सिटी बनाए, स्टेट बनाए, और प्रॉब्ली कंट्री, फाइनली कंट्री बनाए, ये सब नेचुरल है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही तो बनाए ये सब चीज़ें। फैमिली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, जैसे सभी फैमिली होती है। अगर देखें, वह शेर का बच्चा पैदा हुआ तो शेर नहीं अपने बच्चे को देखे कि वो एक फैमिली हो गए, तो ऐसा नहीं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया गया। लेकिन विलेज बनाना चाहे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बहुत से कम्युनिटी जो होती है एक साथ रहती है, एनिमल्स में भी अगर आप देखें तो बहुत सी कम्युनिटी एक साथ रहती है, हर्ड बना के, झुंड बना के। बहुत सी अलग अलग हो जाती है, ज़्यादा लोग नहीं रहते, 2 3 एक फैमिली अलग अलग रहती है, तो वो नेचुरल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, रूसो। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म से कौन एसोसिएटेड नहीं है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि अगर हम देखें तो 2 लोग तो बहुत क्लियरली आइडियलिज्म, आदर्शवाद से जुड़े हुए, कांट और हेगल। हेगल तो क्लियरली है, कांट भी क्लियरली। लास्की, अभी हमने बात की थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखने वाले ये कम्युनिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट हैं, लेबर पार्टी के सेक्रेटरी रहते हैं। तो और टी.एच. ग्रीन वेलफेयर की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म में जो उदारवाद है उसमें सुधार की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात लाते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं पहली बार। तो ये दोनों ही जो हैं आदर्शवादी नहीं हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर जो है वो दोनों ही हो सकता है। और तो अगर हम देखें तो इस तरह से देखा जा सकता है कि टी.एच. ग्रीन फिर भी आदर्शवादी है, क्योंकि ये आदर्श चाहते हैं कि उदारवाद में जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। लास्ट की इसका बेटर आंसर होगा, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है। हमने बताया वो मार्क्सिस्ट हैं, तो मटेरियलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, भौतिकवाद पे ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो आदर्शवादी ना होके ये क्या हो जाएंगे? भौतिकवादी, और भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो लास्ट की इसका बेटर ऑप्शन होगा, सही आंसर। और उसके अलावा अगर वो लास्ट की ना होते तो टी.एच. ग्रीन भी कह सकते हैं। 51 पे चले जाते हैं, वो इज नॉट रिलेटेड टू एनार्किज्म। अब पिछले क्वेश्चन से ही इसका आंसर मिल गया। आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। टी.एच. ग्रीन अभी हमने बताया कि वो कहते हैं उदारवादी हैं। उदारवाद में भी क्या कहते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। उदारवाद का जो वेलफेयर या उदारवाद में सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डालते हैं कि सोशलिज्म होना चाहिए, राज्य को कुछ कंट्रोल करके लोगों का वेलफेयर करना चाहिए।
पुरोधा, बाकुनिन, थोरो जो है ये सारे जो है ये जो है हमने पुरोधा के बारे में बताया था कि वो क्या कहते हैं, ऑल प्रॉपर्टीज थेफ्ट, तो कि सभी जो प्रॉपर्टी है जो संपत्ति है वो सब चोरी है, ये कहते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं। थोरो का जो सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया है, थोरो के जो बुक है उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं गांधी जी। बाकुनिन भी जो है काफ़ी एनार्किस्ट है। तो ये सारे लोग एनार्किस्ट हैं। सही आंसर डी एच ग्रीन। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ये अच्छा क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कौन लाता है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हो तो रूल ऑफ लॉ पहले से भी है, एरिस्टोटल के समय से आइडिया है कि रूल ऑफ लॉ इज ऑलवेज बेटर देन रूल ऑफ फ्यू। कि कुछ लोगों का या फिलोसफर किंग या इस तरह का जो प्लेटो का आइडिया था उसकी जगह पे रूल ऑफ लॉ बेटर होगा, एरिस्टोटल भी कहते हैं। लेकिन फाइनल मॉडर्न डे में अगर आज हम देखें तो यहाँ पे तो एरिस्टोटल नाम दे दिया हुआ है। मॉडर्न डे में देखें तो सही आंसर क्या है, डाइसी। ए इसका सही आंसर डाइसी, इसका सही आंसर विधि का शासन की अवधारणा था और उसको काफ़ी डिटेल में ये एक्सप्लेन भी करते हैं। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, हु सेड दिस। और अगर हम देखें तो इस आइडिया है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है और इसी को अगर हम बुक देखें तो इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा पूंजीवाद का, ये लास्ट स्टेज की जगह बुक के फॉर्म में आता है कि कौन लिखा है इस बुक को। अगर हम देखें तो उस बुक को लिखा है इन्होंने लेनिन ने 1916-17 में लिख रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं 1917 में सोवियत रशिया के अंदर रेवोल्यूशन भी होता है, उसी समय ये बुक भी लिख रहे थे कि इम्पीरियलिज्म जो होता है, साम्राज्यवाद जो होता है वो क्या करता है। साम्राज्यवाद एक जगह से पूंजीवाद तो पैसा कमाता ही है, लेकिन पैसे और ज़्यादा कमाना हो तो क्या करते हैं, दूसरे देशों पर कब्जा करके उसको भी मार्केट बना लो, वो अपना कैप्टिव मार्केट बना लो कि वहाँ पे हमारा ही सामान बिकेगा और आप अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा पूंजीवाद की और ज़्यादा लिमिट या प्रॉफिट कमाने की और ज़्यादा क्या लिमिट हो सकती है। जब किसी को मान लीजिए कि कोई बड़ा, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ हमारा ही कंप्यूटर बिकेगा और कोई बेच ही नहीं सकता, तो ये एक तरह साम्राज्यवाद हो जाएगा कि और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसको लिखने वाले कौन थे, लेनिन। ये सभी हम जानते हैं। उसी समय क्रांति भी होती है और उसी साल ये उस बुक को भी लिखते हैं कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद के हाईएस्ट स्टेज है, इससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंथम वाज सपोर्टर ऑफ। तो क्वेश्चन बेंथम वाज सपोर्टर ऑफ, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से आप देखिए, नेचुरल राइट, हिस्टोरिकल राइट, एथिकल राइट, लीगल राइट। प्राकृतिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार किसके थे। बेंथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेंथम जो है हमको मालूम है कि उदारवादी उपयोगितावादी हैं, या हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म में बिलीव करते हैं। और जे.एस. मिल इन्हीं के आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सुधार करते करते वो उदारवाद के करीब चले जाते हैं जे.एस. मिल। और जे.एस. मिल के जो पिताजी थे जेम्स मिल, और ये बेंथम अच्छे फ्रेंड थे। अब बेंथम के अलावा बेंथम लीगली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इनका एक बहुत बड़ा आइडिया है पैनॉप्टिकन का, जिसमें ये बताते हैं कि इस तरह की जेल होनी चाहिए जिसमें कैदी रहे, उनके ऊपर नज़र रखी जाए। और ये इतने लीगल एडवाइज़र इतने बड़े थे कि इनको रसिया में भी, रसिया की जो क्वीन होती है वो बुलाती हैं कि कुछ लीगल एडवाइस करने के लिए। बाद में ये ब्रिटेन में वापस आते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है अगर भारत के अंदर जो सती प्रथा का ख़त्म होना, क्योंकि जब राजा राम मोहन राय जाते हैं तो इनसे मिलते हैं और राजा राम मोहन राय इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। वो अपनी समस्या को रखते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर कुछ लॉ बनाया जाए। और क्योंकि इतने बड़े फिलोसफर या थिंकर या ज्यूरिस्ट या कह सकते हैं कि लीगल एडवाइज़र, रिफॉर्मर और उपयोगितावादी तो थे ही, तो वो वहाँ पे जो है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है या वहाँ के लोगों को या वहाँ के जो सेक्रेटरी, इंडिया का जो सेक्रेटरी था उनसे बात करते हैं और फाइनली सती प्रथा पे बैन लगता है भारत के अंदर।
तो उसमें भी एक बड़ा रोल इनका है। ये राजा राम मोहन राय का तो है ही, इन राजा राम मोहन राय इनसे कहला के फिर भारत में और ज़्यादा दबाव बनवा पाते हैं और फाइनली तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। तो हमने बताया कि लीगल रिफॉर्मर भी है, इसीलिए इनको लीगल रिफॉर्मर कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने समाज को कानूनी जो है सुधार दिया। आगे देखते 55 नंबर क्वेश्चन पहले, विच कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर क्रिएट द बोथ स्टेट एंड सोसाइटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों ही जो स्टेट है और सोसाइटी दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए, कौन ऐसा कहता है, किस समझौतावादी विचारक ने राज्य और समाज दोनों का गठन समझौते से किया है। तो इसका सही आंसर ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा क्या है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, रॉल्स है। हॉब्स, लॉक, रूसो, रॉल्स, सही आंसर है लॉक। लॉक कहते हैं कि सोसाइटी भी जो हुआ वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनी और फाइनली सोसाइटी जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं, Who was the first thinker to enunciate the concept of sovereignty? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी फर्स्ट टाइम कौन लाता है। कि ऑल्दो इसमें देखिए जिस तरह से नाम है यहाँ पे देखेंगे, हॉब्स का भी है, मैकियावेली का भी है, ऑस्टिन का भी है, लेकिन सभी का है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो लाते हैं वो बोधा का है। 15 अगर देखें इनका आइडिया 1530 पैदा होते हैं और 96 में इनकी डेथ होती है। तो हॉब्स से पहले हॉब्स भी सोवरेनिटी लाते हैं, लेकिन हॉब्स की सोवरेनिटी बोधा की सोवरेनिटी से काफ़ी इंस्पायर रहती है और उसको लीगल तरीके से लेवियाथन जो है उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से जो हॉब्स सोवरेनिटी बोले वो सोवरेनिटी या संप्रभुता वो लेवियाथन को देना चाहते हैं, प्रभुसत्ता जिसको कहते हैं या संप्रभुता। मैकियावेली भी कहते हैं वो अपने प्रिंस को देना चाहते हैं, लेकिन टर्म जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है वो सबसे पहले आते हैं बोधा। आगे बढ़ते हैं 56 के बाद 57 पहुंच जाते हैं। लिबर गिवन द सेंस ऑफ लिबर्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन पूछे गए कई बार और तो बहुत सिंपल है, किस लैंग्वेज से आया है ये सबको मालूम होगा। लिबर का आइडिया लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, इंग्लिश। तो इंग्लिश से होता तो आपको पूछा नहीं आता, तो लैटिन से है इसका सही है आंसर, ये तो आपको मालूम होना चाहिए और है भी, क्योंकि सबसे पहले लिबर्टी जब हम पढ़ते हैं तो यही लाइन लिखी होती है। टर्म लिबर से लिबर्टी बना और लिबर का ओरिजिन है लैटिन। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद हम एक छोटा सा जो यूजली करते हैं कि क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें जो पिछली पढ़ी वो याद रहें। तो हु इंट्रोड्यूस्ड हेजेमनी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा तो गलत हो जाएगा और मालूम होगा तो सही हो जाएगा। सिविल टर्म हेजेमनी या नागरिक समाज में प्राधान्य, इसको हेजेमनी भी लिख सकते हैं, प्राधान्य की जगह हेजेमनी इंग्लिश हिंदी भी लिख सकता है, इसलिए इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा। तो हेजेमनी जो है, हेजेमनी जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसा आइडिया जहाँ पे कि कोई भी चीज़ आप इसलिए करने लगते हैं, उसकी रैशनैलिटी, उसका तर्क, उसका आपको ज़रूरत है कि नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग समाज के बड़े लोग या कुछ लोग करते हैं या हम उसको मूवी में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, इसलिए हम उसको करते हैं। तो उसकी उपयोगिता क्या है आपके जीवन में कि आप खुद भी नहीं जानते होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और हो सकता है वो आपको नुकसान ही कर रही हैं। जैसे कई बार एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि कई बार ये आरोप लगते हैं, जो फेमिनिस्ट हैं वो आरोप लगाती है कि तमाम सारे जो आजकल सीरियल्स आ रहे हैं, टीवी सीरियल्स, उसमें लोगों को, जो औरतों को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि लोगों को अच्छा लगने लगता है कि अच्छा हमको तो इसी तरह से रहना है, हमारा अपना जीवन कुछ नहीं है, हमारा पति ही सब कुछ है, हमारा फैमिली ही सब कुछ है, या उनकी ही परमिशन के बिना या उनके लिए ही जीना है, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, या फिर मतलब हर चीज़ के लिए पति की परमिशन लेना। तो
या अंधविश्वास इस तरह से देखना, तो ये सब चीज़ें जो है वो कहते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं कि एक हेजेमनी डाल दी। अब लोग जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो सोच सकती हैं, जो कुछ कर सकती हैं, उनको भी लगता है पति का काम कमाना है और मेरा काम घर का काम देखना है, या इस तरह की सोचने का काम पति का है, या इस तरह। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या सिर्फ उनका ही क्यों करें, तमाम सारे जो लोग हैं, या स्टूडेंट हो या कोई भी हो, जो भी, तो वो जो नहीं सोच पाने का आइडिया है, और क्यों, क्योंकि समाज वैसा मांग रहा है, तो वो हेजेमनीज के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि मारपीट के क्लोज करवाया जा रहा है, वो लोग अपने आप ही विलिंगली करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राधान्य। अब इस तरह का आइडिया कौन लाया था? इसका सही आंसर मार्कस हैबरमास अल्थोजर ग्राम्सी। मार्कस अल्थोजर हैबरमास ग्राम्सी में से क्या है? ग्राम्सी सही आंसर। ग्राम्सी कहाँ के थे? इटली में थे। और इन्होंने ये आइडिया दिया क्यों? क्योंकि जब उस समय तमाम सारे जो मार्क्स का आइडिया था कि जब शोषण बढ़ जाएगा तो क्रांति हो जाएगी, तो कहाँ पे क्रांति होती है? रूस में, जहाँ पे शोषण या पूंजीवाद बहुत ज़्यादा, जो कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था, वहाँ पे तो रेवोल्यूशन हो जाता है। इटली जो बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, या ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज है, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि लोग अपने जो हित हैं उसको छोड़ के, जो मजदूर क्लास है वो उस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में फंसा हुआ है कि इटली को महान बनाना है, फिर से वो अपना एक्सप्लॉइटेशन भूल गया कि वही जो लोग आप इटली को महान बनाने की बात कर रहे हैं, वही आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, आपको कम सैलरी दे रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो बोलते कि वो क्यों नहीं सोच पा रहे, क्योंकि एक हेजेमनी है, जो आइडिया कल्चरल नेशनलिज्म का या इस तरह की चीज़ों का, कभी धर्म का हो सकता है, कभी रीति रिवाज का हो सकता है, कभी किसी चीज़ का, बोले उसमें इतना फोकस कर देते हैं कि आपको जिससे फ़र्क पड़ने है, क्योंकि महंगाई से आपको फ़र्क पड़ेगा, आपकी सैलरी से आपको फ़र्क पड़ेगा, रोड ना होने से आपको फ़र्क पड़ेगा, स्कूल ना होने से फ़र्क पड़ेगा, उन चीज़ों से ध्यान भटक जाता है, और उसी को कहते हैं ग्राम्सी कि ये हेजेमनी हो जाती है। तो ग्राम्सी बहुत बड़े थिंकर थे, कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। इटली में जब मुसोलिनी आते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाता है, काफ़ी साल ये जेल में रहते हैं, और जेल में ही ये अखबार की जो बची हुई कटिंग्स होती थी उसमें ही कुछ कुछ लिख के भेज देते थे, जो बाहर आके छप जाता था। आगे बढ़ते हैं, 59th नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कह रहा है कि प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा जाता है, कौन कहता है? तो प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र क्यों कहा जाएगा? क्योंकि प्रजातंत्र में जो है मेजॉरिटी डिसीजन लेती है। अब मेजॉरिटी में जो है कोई भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग मेजॉरिटी में होते हैं। तो कहते हैं कि एक तरह से जो है निरंकुश तंत्र बन जाता है कि जो मेजॉरिटी चाहेगी वही सही है, सही गलत का फैसला जो है वो उससे नहीं होगी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में कहते हैं कि डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में माना जाता है कि सबसे पहले जो फुलफिल किया जाएगा डिमांड, या सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए माइनॉरिटी की। अगर माइनॉरिटी सेटिस्फाइड है तभी उसको डेमोक्रेसी माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, माइनॉरिटी की बात कभी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि कंपोजिशन तो नहीं चेंज होना होगा। मान लीजिए 80% कोई कम्युनिटी है किसी भी देश में, पाकिस्तान ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, पाकिस्तान में मुस्लिम हो जाएगा, इंडिया में हिंदू हो जाएगा, और यूएस में क्रिश्चियन हो जाएगा। अब ये जो कम्युनिटी चाहेगी वही करती रहेगी। तो जो माइनॉरिटीज़ में, जो मान लीजिए आप यूएस में हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको क्या होगा, आपकी बात कभी सुनी ही नहीं जाएगी। तो बोले कि एक तरह से निरंकुश तंत्र हो जाता है डेमोक्रेसी। इसलिए क्या होगा कि वहाँ कोई भी कंट्री जो है अपने, अगर माइनॉरिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो प्रजातंत्र नहीं माना जाता है इनके अकॉर्डिंग, टॉकवेली के अकॉर्डिंग। तो प्रजातंत्र का बेसिक आइडिया ही ये होता है कि सभी का सहमति, ऐसा ना हो कि हम नंबर में ज़्यादा है इसलिए हमारी ही बात मानी जाएगी। तो 59 यहाँ पे टॉकवेली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद हम एक रिवीजन भी करेंगे। तो विच फिलोसोफर फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ 5040 या 5040 फॉर आइडियल स्टेट। किस दार्शनिक ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निश्चित की थी? ये आपको सब लोग को मालूम होगा। इसमें इससे पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 बार आ चुका है। तो
प्लेटो इसका सही आंसर है। ये कहते हैं एक छोटा पोलिस होना चाहिए जिसमें 5 या 40 होंगे तो सभी किसी जो फिलोसफर किंग होगा वो देख भी पाएगा और बाकी लोग भी आपस में डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज तो ख़त्म होती है, लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पार्डन पावर है वो किस आर्टिकल में है। प्रेसिडेंट की पार्डन पावर जो क्षमा करने की शक्ति है वो आर्टिकल नहीं सॉरी ये वो हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट को प्रोमोलेट करने के जो यहाँ पे है वो किस में है आर्टिकल में, कि ऑर्डिनेंस बना के कि जब सदन सत्र में ना हो तो उस समय जो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है, तो आर्टिकल 1 to 9 था। इसके अलावा हम 1 to 3 सॉरी, तो इसके अलावा हमने देखा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि पार्लियामेंट पावर पूछा था, आर्टिकल 72 में है प्रेसिडेंट की, और गवर्नर के पार्लियामेंट पावर किस में है, 161 में है। इसके अलावा हमने बात की थी फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी भारत में, कभी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी किस में है, आर्टिकल 352 में है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो किससे लग सकता है, 356 से लग सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, वो है हमारा 360 में। इसके अलावा जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना हो सकता है लोकसभा का, तो मैक्सिमम 552 था, लेकिन अभी 2 एग्लो इंडियंस को हटा दिया है, तो अभी क्या हो गया है 1404th अमेंडमेंट के बाद जो आज 550 सीट मैक्सिमम हो सकती है, जिसमें से 530 सीट 530 सीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी होगी। आर्टिकल 81 में है लोकसभा का, 80 में क्या है राज्यसभा का है कि मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है। ज्वाइंट सिटिंग कौन चेयर करता है ये पूछा गया था, ये हमेशा पूछा जाता है कि वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। किस एक्ट के थ्रू पहली बार ये आया था ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके अलावा हमने देखा था कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल क्या होगा, वो लोकसभा स्पीकर करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का पूछा था कि कितने मेंबर लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, तो 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अलावा जो बात थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कौन रिकमेंड कर सकता है कि उसके ऊपर पार्लियामेंट बनाए लॉ, वो है राज्यसभा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, जीवी मालवलंकर थे। इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है किसका बेसिक कैरेक्टर है, फेडरल स्टेट का। इसके अलावा आपने प्रेशर ग्रुप जो है वो क्या नहीं करते, इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करते। इसके अलावा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पे है, वो यूके में है। वन पार्टी सिस्टम कहाँ है, चाइना में है। फिलिबस्टर कहाँ से है, तो वो हमने बताया था यूएस का है, जो यहाँ पे लगातार भाषण देते रहते हैं। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की किसका है, आइडिया रॉबर्ट मिशेल का, उनकी बुक 1911 में लिखी। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसमें उन्होंने बोला आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम हो, रूल कुछ ही लोग करते हैं। इसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से आया है, अमेरिका से। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सजेशन है, सिक्योरिटी हो, तो आपको मेल कर सकते हैं thecaptainstudy20@gmail.com पे। फ़ोन नंबर हमारा 6001203135 पे है। व्हाट्सएप 6001939975 पे कर सकते हैं। वेबसाइट है www.captainstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हम कैप्टन स्टडी सर्कल के नाम से जुड़े हुए। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या किसी भी तरह से आप हमको जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई मिस्टेक हुई उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इसको आप कर सकते हैं किसी भी फोरम पे जाके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हमारा ये टेस्ट सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए तैयारी को और स्पीड अप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।